सबको नमस्कार। मेरा नाम पूर्णा नागश्री है। मैंने एम.फार्मेसी बिट्स पिलानी से किया और फिर बाद पीएचडी और पोस्ट डॉक भी आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम से किया। आज मैं पहली बार मेडिसिनल केमिस्ट्री लेक्चर्स नेट पर बोलने के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। आप सब लोगों की दुआओं से मैं इसको और आगे लेके जाना चाहती हूँ। तो मेरा पहला लेक्चर्स है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर, ये पीसीए सिलेबस के मुताबिक है और बी.फार्मेसी थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर्स मैं अभी इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। तो हमारे सिलेबस में पूरे 5 यूनिट हैं। तो पहला यूनिट होगा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स और एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। तो एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स में होंगे, हम हिस्टामिन के बारे में पढ़ेंगे। हिस्टामिन एक इन्फ्लेमेटरी मीडिएटिंग सब्सटेंस है और इस इन्फ्लेमेशन मीडिएटरी सब्सटेंस को 2 रिसेप्टर्स होते हैं और हिस्टामिन रिसेप्टर 1 और हिस्टामिन रिसेप्टर 2। तो जब ये 2 रिसेप्टर्स पर एक्ट होता है तो ये जो ड्रग्स हम एंटी हिस्टामिनिक्स बोलते हैं वो हिस्टामिन एंटागोनिस्ट्स है। सो ये हिस्टामिन एंटागोनिस्ट्स ये उनको एंटी हिस्टामिन्स बोलते हैं और इनको हम बेनाड्रिल कफ सिरप के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर रैनाटिडिन रैंटाक इनके फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये काफ़ी फेमस ड्रग्स है। और बाद में हम गैस्ट्रिक पंप इनहिबिटर्स भी पढ़ेंगे, वो है प्रेजोल ड्रग्स। और ये प्रेजोल ड्रग्स में हम ओमेप्राजोल और लैंसोप्राजोल और फिर पैंटोप्राजोल ऐसे एंटी अल्सर्स ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हम सब लोगों को जो कोई फार्मेसी ना भी पढ़े तो उनको भी पैंटोप्राजोल और ओमेप्राजोल के बारे में आजकल इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है कि पूछो ही मत। तो ये एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स हम लोग आम आदमी से बेहतर सीखेंगे इस पीपीटी से द्वारा। और फिर इसी यूनिट 1 में एंटी नियोप्लास्टिक्स भी है। एंटी नियोप्लास्टिक्स को हम एंटी कैंसर एजेंट्स भी बोलते हैं। तो ये सारे मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 के अंदर हम लोग ये एक यूनिट को इस तरह पढ़ेंगे कि पहले हम इंट्रोडक्शन के लिए जाएंगे, तो क्या है टॉपिक और कहाँ से आया है ये ड्रग्स और कैसे वो यूज़ होता है। तो पहले इंट्रोडक्शन, वो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि वो डिसीज़ क्या है, उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है। बाद में उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन के अंदर एक एक ड्रग का स्ट्रक्चर विद IUPAC नेम होगा और फिर उसका प्रॉपर्टीज़ और यूजेस भी होंगे। और फिर बाद में हम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद SCR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारे दिमाग में वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। एक बार स्ट्रक्चर देखें और SCR को हमारी दिमाग में छपेंगे। तो स्ट्रक्चर और SCR दोनों को साइड बाय साइड पढ़ेंगे ताकि हम अच्छा से उसको फिर बाद में मेमोराइज कर सके और फिर रिकॉल भी कर सके। एंड लास्ट में उसका ड्रग्स का इंडिविजुअल यूजेस पढ़ेंगे और कोई साइड इफ़ेक्ट्स या मेटाबॉलिज्म हो तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जहाँ जहाँ कुछ GPAT का इम्पॉर्टेंट बिट्स या कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अभी ये तो फर्स्ट यूनिट है एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स और एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स का। सेकंड यूनिट है एंटी एंजाइनल्स, डायूरेटिक्स और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का। तो इसमें हम पढ़ेंगे एंटी एंजिनल एजेंट्स के बारे में, वो है वासोडाइलेटर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। फिर बाद में डायूरेटिक्स और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स कैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर यूज होता है। फिर थर्ड यूनिट है एंटी एरिथमिक्स पर। तो ये दोनों यूनिट जो है, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट, ये दोनों हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर मिल जाएंगे। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के पैथोफिजियोलॉजी मतलब फिजियोलॉजी क्या है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, और अगर कुछ डिसीज़ है तो उस डिसीज़ का पैथोफिजियोलॉजी क्या है वो पढ़ के फिर बाद में हम स्ट्रक्चर्स पर जाएंगे। हम स्ट्रक्चर्स पे ऐसा जोर डालेंगे कि वो स्ट्रक्चर्स हमें देख के ही इंटरेस्टिंग लगे और फिर वो हमें मेमोराइज करने के लिए बहुत आसान लगे। तो ऐसा हम सीखेंगे ये कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के बारे में। तो फिर अगला वाला है फोर्थ यूनिट है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम। तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम में हम पढ़ेंगे स्टीरॉइड्स के बारे में, क्योंकि ये सारे स्टीरॉइड सेक्स हार्मोन के हिसाब से है। जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन से मेल सेक्स हार्मोन और फीमेल सेक्स हार्मोन से ईस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरॉन्स। और लास्ट वाला जो 5th यूनिट है उसमें एंटी डायबिटिक्स पढ़ेंगे हम। तो आजकल डायबिटीज़
इसको कॉमन लैंग्वेज में शुगर भी बोलते हैं। तो ये डायबिटिस ऐसा घर घर में आ जाता है आजकल। तो ऐसा वाला डायबिटिक्स हम एंटी डायबिटिक्स बोलते हैं और बहुत लोग यूज़ भी करते हैं। लेकिन ये एंटी डायबिटिक्स को हम पहले कैसे, मतलब इसके इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ ये ड्रग्स, और ये ड्रग्स क्यों ऐसे इस्तेमाल करते हैं, और इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, और कॉम्बिनेशन से हमारा साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, और इससे यूजेस क्या है, ये सब हम इस मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 के अंदर पढ़ेंगे। तो एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स, एंटीनियोप्लास्टिक्स, ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, तो इन हेडिंग्स में हम पढ़ेंगे। आज मैं सेकंड यूनिट शुरू करने जा रही हूँ। तो सेकंड यूनिट में एंटी एंजिनल्स शुरू करने जा रही हूँ। सेकंड यूनिट एंटी एंजिनल्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अभी देखिए ये यूनिट 2 में आ गए हम। तो ये एंटी एंजिनल्स है। तो एंटी एंजिनल्स में हम लोगों को दिक्कत की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल क्लासिफिकेशन है। एक तो वैसोडाइलेटर्स है और दूसरा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। बस बीटा ब्लॉकर्स भी हम कभी कभी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा डायूरेटिक्स है यूनिट 2 में, और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स है। तो चलो पहले लेके चलते हैं हम एंटी एंजिनल्स में। तो क्या है ये एंटी एंजिनल? ये भी तो कोई ड्रग ही होगा, है ना? तो एंटी एंजिनल्स है, दिस इज अ ड्रग विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, एंड दिस एंजाइना पेक्टोरिस इज अ सिम्पटम ऑफ इस्केमिक हार्ट डिसीज। तो हम इसमें ये बताने जा रहे हैं कि एंटी एंजिनल इज अ ड्रग, ओके, देयर इज नो डाउट इन दैट। लेकिन ये जो एंटी एंजिनल ड्रग है ये कहाँ यूज़ करते हैं? एंजिना पेक्टोरिस में यूज़ करते हैं। एंजिना पेक्टोरिस क्या है? एंजिना पेक्टोरिस एक डिसीज़ नहीं है, ये एक सिम्टम है। किसका सिम्टम है? इस्केमिक हार्ट डिसीज़ का सिम्टम है। देखा? तो एंटी एंजिनल ड्रग्स को हम एंजिना पेक्टोरिस में यूज़ करते हैं, और एंजिना पेक्टोरिस एक इस्केमिक हार्ट डिसीज़ का सिम्टम है। और ये इस्केमिक हार्ट डिसीज़ क्या है? ये इस्केमिक हार्ट डिसीज़ ये है कि उसमें कार्डियक मजिल थोड़ा डेथ हो जाता है। द मजिल इन द हार्ट गेट्स it gets almost like near to death because of the lack of oxygen supply as well as the blood supply. तो ये एंजिना कैसे इसको हम डायग्नोस करें? पहले एंजिना में चेस्ट पेन आता है। एक मिनट, मैं अपने पेन को संभाल रही हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि एंजिना क्या है। तो एंजिना एक सिम्टम है, और इस सिम्टम में क्या होता है? तो इस सिम्टम में एक ये होता है कि कोरोनरी आर्टरीज, जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करते हैं हार्ट को, वो पूरा के पूरा नैरो हो जाता है, मतलब स्टेनोसिस बोलते हैं इसको, स्टेनोसिस हो जाता है। और इसमें हम सिम्टम बाहर से कैसे दिखता है? ये चेस्ट पेन आ जाता है। तो ये चेस्ट पेन जो है ये हम लोगों को नॉर्मल चेस्ट पेन से कभी मिस इंटरप्रेट नहीं करने का। तो चेस्ट पेन जो एंजिना पेक्टोरिस में आता है, दैट इज गोइंग टू बी रेडिएटेड टूवर्ड्स द शोल्डर्स, देन दैट गोज टूवर्ड्स द आर्म्स, फिर बाद में शोल्डर्स और आर्म्स को छोड़ के वो नेक में और फिर जा में, इसमें भी आ जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि बॉडी के पूरे ऊपर का पार्ट ऐसा पूरा पेनफुल लगता होगा। ऐसा नहीं है कि वो नीचे के कुछ नहीं है, लेकिन एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं, उसमें भी थोड़ा सा पेन आता है। और ये शोल्डर्स जो है, चेस्ट पेन दैट इज रेडिएटिंग टूवर्ड्स द शोल्डर्स एंड आर्म्स, एंड दिस मेनली अपीयर्स इन द लेफ्ट साइड ओनली। और जैसे मैंने बोला था, ये चेस्ट पेन शुड नॉट बी मिस इंटरप्टेड विद द नॉर्मल चेस्ट पेन। तो एंजिना का चेस्ट पेन अलग होता है और नॉर्मल चेस्ट पेन अलग होता है। तो कैसे इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करें? तो नॉर्मल चेस्ट पेन इस तरह भी होता है कि शाम को हमने देखो कुछ नॉनवेज हैवी मील खाया, या फिर कुछ पराठे थोड़ा ज़्यादा खा लिया, या फिर कुछ हैवी मील्स ऐसा कुछ नॉनवेज या वेज के साथ लिया, इसमें भी हो सकता है। या फिर कुछ क्लाइमेट चेंज हो जाए, तो फिर क्लाइमेट चेंज के हिसाब से भी हमें चेस्ट पेन आ सकता है। और एक ये रीज़न है कि थोड़ा ओबेसिटी की वजह से ज़्यादा खा लिया रात को, और फिर इमोशनल स्ट्रेस भी हो गए,
किसी ने सुना होगा कि बेटे की शादी रुक गई या फिर कुछ इधर उधर हो गया, तो ऐसे इमोशनल स्ट्रेस वाले बातें जो होते हैं तो पक्का वो सुनने में ऐसा होता है कि मुझे कहीं ना कहीं चेस्ट पेन आ रहा है। लेकिन ये चेस्ट पेन किसी को पता चलता है कि एंजिना पेक्टोरिस ऐसा होता है तो उनको पक्का ऐसे ही फील हो सकता है। अगर किसी को एंजिना पेक्टोरिस के बारे में नहीं पता चलता है तो उनमें आप ये देखिएगा कि क्या उनमें ये शोल्डर्स में पेन है, आर्म्स में पेन है, नेक का और जामा में पेन है। तो नीचे का लेग्स वो सब तो कुछ नहीं होगा, इतना क्रैम्प्स भी नहीं आएंगे। अगर उनका ऐसा वाला रेडिएटिंग पेन आता है तो पक्का वो एंजिना पेक्टोरिस है। आजकल अनपढ़ लोगों को छोड़ के पढ़े लिखे लोगों को भी ऐसा लगता है कि मुझे एंजिना आ गया है। क्यों लगता है ऐसे? ऐसे इसलिए लगता है कि हमने ज़्यादा पढ़ लिया और ज़्यादा हमने दिमाग में ये सोच डाला है कि चेस्ट पेन है और ये एंजिना पेक्टोरिस हो सकता है या हाइपरटेंशन हो सकता है। ऐसा मत सोचना। तो एंजिना पेक्टोरिस एक मेडिकल सिम्टम है, एक डिसीज का सिम्टम है। वो शोल्डर्स, आर्म्स, नेक और जा इन पार्ट्स को मिला के ही आ सकता है और कुछ और किसी और तरह के नहीं आ सकता। और इसमें कैसे तरह के लोगों में आ सकते हैं? आजकल कुछ डिसीजेस ऐसा है कि छोटे उम्र में भी आ सकते हैं, लेकिन हम एक फार्मासिस्ट की तरफ से और एक एजुकेटेड की तरफ से हम देखेंगे ये चेस्ट पेन या एंजिना पेक्टोरिस जो है वो इन लोगों में आता है जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है और जो लोग ओबीस है और जो लोग स्मोकिंग करते हैं ज़्यादा या फिर ड्रिंकिंग करते हैं। ऐसा कुछ मतलब उनके कुछ प्रीवियस हिस्ट्रीज होना चाहिए कि they were suffering because of certain diseases, so then only this kind of pain could occur. Otherwise the angina pectoris is not a common thing that to be worried of just like a headache. और फिर angina pectoris का टाइप्स क्या है? तो angina pectoris का टाइप्स तो है 2 से 3 तरह के है और चौथा वाला थोड़ा रेयर है। तो पहला वाला बोलते हैं इसको स्टेबल एंजिना बोलते हैं। ये स्टेबल एंजिना जो है ये तो सच में स्टेबल है, मतलब जब भी चेस्ट पेन आता है ये चेस्ट पेन ये तो रेस्ट में भी आ सकता है या फिर थोड़ा माइल्ड एक्सरसाइज में भी आ सकता है, लाइक रनिंग या वॉकिंग। लेकिन ये स्टेबल एंजिना जो है दिस वॉन्ट लास्ट लॉन्ग फॉर अ लॉन्गर टाइम। दैट मीन्स ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होगा ये चेस्ट पेन, बस 10 मिनट के अंदर अंदर आके रुक जाएगा। लेकिन हम लोगों को चौकन्ना रहना है कि जब भी ये एंजिना आता है तो ये बार बार रिपीट होता है तो हमें ज़रूर एक मेडिकल एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए और डायग्नोज भी करवाना चाहिए। और अनस्टेबल एंजिना ये तो बहुत ही वर्रीड वाला है। तो ये अनस्टेबल एंजिना जो है सच में अनस्टेबल है, लेकिन ये जब भी आता है ये 10 मिनट से ज़्यादा टाइम तक आता है और ये जब भी आता है कंडीशन को और वर्स कर देता है। मतलब अनस्टेबल एंजिना भी जस्ट लाइक स्टेबल एंजिना जैसा आता है, रेस्ट में आ सकता है या माइल्ड एक्सरसाइजेस करने पे भी आ सकता है। और फिर ये जो सारे रिस्क फैक्टर्स जो मैंने यहाँ लिखा है ये रिस्क फैक्टर्स जिन जिन में है उन लोगों को भी हो सकता है। लेकिन अनस्टेबल एंजिना का प्रॉब्लम ये है कि अनस्टेबल एंजिना को हम पहले डायग्नोज नहीं कर पाते तो फिर ये बाद में जाके कोरोनरी हार्ट डिसीज बन सकता है। और कोरोनरी हार्ट डिसीज जब बनेगा तो ऐसा होता है कि हार्ट में थोड़ा सा पार्ट ये मसल डैमेज हो जाता है, तो वो डैमेज्ड मसल जो है वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता। जो अनहेल्दी मसल पोर्शन जो अनस्टेबल एंजिना की वजह से हुआ है वो फिर से रीअपियर नहीं हो सकता। लेकिन स्टेबल एंजिना में ये बात अलग है कि स्टेबल एंजिना में जो मसल वैसे कुछ डिसीज लगता है या फिर खराब हो जाता है वो मसल फिर से हेल्दी बन सकता है। तो अनहेल्दी टू हेल्दी that is possible in stable angina, but in case of unstable angina the unhealthy one cannot become healthy, so that is unstable angina. That means there is no reverse engineering kind of thing in unstable angina. एक बार जो आ गया तो आ गया, एक बार मर गया तो मर गया बस। तो अनस्टेबल एंजिना का यही दिक्कत है। तो इस अनस्टेबल एंजिना को हम लोग बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा और इसको डायग्नोज भी जल्दी करना पड़ेगा।
आजकल एंजिना पेक्टोरिस को डायग्नोज तो एक्सटर्नली सिम्टम्स में कर सकते हैं, और फिर एक्सटर्नली जब हम सिम्टम्स में करेंगे, मेडिकल डिवाइसेस भी है इसमें। तो मेडिकल डिवाइसेस जो है वो तो सबको पता है, ईसीजी, और फिर बाद में ये कार्डियक एमआरआई भी है, और फिर कुछ अलग सा टेस्ट होंगे ये एंजिना पेक्टोरिस के लिए, जैसे ट्रेडमिल में वो लोग थोड़ी देर के लिए रनिंग करा के वो हार्ट रेट सब देखेंगे। वैसे बहुत सारे टेस्ट जो है अभी अनस्टेबल एंजिना को या स्टेबल एंजिना को या फिर एंजिना पेक्टोरिस है कि नहीं उसको डायग्नोस कर सके। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन बस ये हमारे दिमाग में रखना है कि स्टेबल एंजिना और अनस्टेबल एंजिना क्या होता है, वो कैसे हमें आ सकता है। और फिर बाद में थोड़े से different forms है, variant angina और Prinzmetal's angina. This variant angina is also called as spastic angina. Even this can also occur during the rest time, whereas the last form is microvascular angina. So this microvascular angina is a rare form, but these two types, that is variant angina and microvascular angina, they both could appear in women. Okay, so we have to take care of the stable angina as well as the unstable angina. Now going to the next slide, that is the pictorial representation of the angina pectoris. So in this pictorial representation, I am showing you the normal heart artery as well as the artery with plaque buildup. मतलब एक तो ये है जो नॉर्मल हार्ट है, और ये तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द करोनरी आर्टरी है जिसको एनलार्ज कर दिया है, ये सेक्शन कटिंग है। और ये जो हार्ट है आपको बाहर से पिक्चर में से ही देख के लगता है कि ये इसमें थोड़ा गड़बड़ है। देखिए ये हार्ट का ये पिक्चर भी ऐसा है कि ये थोड़ा डिसीज्ड है। तो ये वाला कॉर्नरी आर्टरी को एनलार्ज करके दिया है, तो आपको अभी ये डिफरेंस अच्छा से समझ में आएगा कि ये जो कॉर्नरी आर्टरी वॉल जो है ये तो बहुत अच्छा है, स्वस्थ है, और ये जो आरबीसी प्लेटलेट्स, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है, तो ब्लड फ्लो भी बहुत अच्छा से हो रहा है। तो जब ब्लड फ्लो अच्छा है तो ऑक्सीजन का सप्लाई भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन आप ये एंजिना पेक्टोरिस वाले हार्ट में देखिए, और इसका जो कॉर्नरी आर्टरी का वॉल जो है इसको बोलते हैं स्टेनोसिस। देखिए ये नॉर्मल जैसा नहीं। क्यों ये नॉर्मल जैसा नहीं है? क्योंकि यहाँ प्लैक फॉर्मेशन है। आप ये देख रहे हैं ना येलो कलर वाला, जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ, इसको बोलते हैं प्लैक फॉर्मेशन। तो ये प्लैक फॉर्मेशन क्यों होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। सो ये एथेरोस्क्लेरोसिस में फैट डिपॉजिट होता है। ये फैट डिपॉजिट कोलेस्ट्रॉल हो सकता है या फिर वीएलडीएल, एलडीएल भी हो सकता है। तो ये प्लैक फॉर्मेशन की वजह से सादा सीधा कॉर्नरी आर्टरी हो गया, श्रिंक हो गया, तो इसको स्टेनोसिस बोलते हैं या नैरोइंग डाउन बोलते हैं या अक्लूजन भी बोलते हैं। तो ये अक्लूडेड और नैरोड डाउन और स्टेनोस्ड आर्टरी वॉल जो है, तो इसमें नॉर्मल ब्लड फ्लो बिल्कुल ठीक से नहीं होगा, है कि नहीं? एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। ये है वाटर पाइप, मैंने यहाँ ठीक से नहीं ड्रॉ किया, लेकिन ये तो यूनिफॉर्म सेक्शन में है, मतलब पूरे के पूरा इसका डायामीटर सब यूनिफॉर्म है। और यह है इसका सोर्स, मतलब पानी आता है यहाँ से, टैप है, या इसको हमने नल से कलेक्ट किया है। सो नल से कनेक्ट करने के बाद पानी जो कलेक्ट करते हैं यहाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो नल से यहाँ कनेक्ट किया और पानी को यहाँ कलेक्ट किया। तो जब पानी को कलेक्ट करते हैं, जब ये सब सादा सीधा है, ठीक ठाक है, तो पानी बाल्टी में पूरे के पूरा ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो मैं इसी पानी के पाइप को कहीं ना कहीं बीच में या किसी भी जगह में एक रस्सी से बांध देती हूँ। क्या हो जाता है जब मैं रस्सी से बांध देती हूँ? ये देखिए ऐसा नैरोइंग हो जाता है। जब ऐसा नैरोइंग हो जाता है, जो पानी यहाँ से आता है, मतलब मैंने टैप से कनेक्ट किया है ना, ये नल से जो मैंने पानी कनेक्ट किया, ये नल का पानी जैसे कि वैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कुछ दिक्कत नहीं है इसका। लेकिन जो पानी यहाँ से आना चाहिए
वो पानी नहीं आएगा या फिर बहुत धीरे धीरे आएगा। तो ये क्या हो गया, बाल्टी पूरा भरा नहीं है यहाँ, तो इसलिए यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये आगे वाला यहाँ देखिए प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो समझिए ये बाल्टी हमारा हार्ट है और ये नल जो है ये तो ब्लड पंपिंग सिस्टम है। तो जैसे कि ब्लड सप्लाई यहाँ से आ रहा है, लेकिन हार्ट को पूरी तरह से उसके डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं है, तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ने के बाद क्या हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो पहले ये प्रेशर की वजह से अगर नल है तो टैप और नल के कनेक्शन दोनों डिस्कनेक्ट हो सकता है। लेकिन हमारे बॉडी है ना ये, तो बॉडी से हार्ट अभी अभी अलग नहीं होगा। जब हम लोग इसके ठीक ठाक अच्छे से नहीं देखेंगे तब डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी तो फिलहाल ये रहेगा ऐसे ही, ये हार्ट तो ऐसे बॉडी से चिपक के रहेगा, लेकिन इसके आउटपुट बहुत कम है, तो इसलिए इसके पंपिंग सिस्टम भी वीक हो गया और फिर कार्डियक मसल्स में इतना शक्ति नहीं है और आर्टरीज में भी इतना शक्ति नहीं है। तो फिर ऑक्सीजन डिमांड भी कम, मतलब ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया और फिर ब्लड सप्लाई भी कम हो गया। तो दोनों कम हो गया तो द हार्ट इज अनेबल टू डू इट्स ओरिजिनल फंक्शंस। तो हार्ट कैसे करेगा, जब बाल्टी पूरा भरता नहीं तो कैसे हम पौधों को पानी डालेंगे, तो पौधे भी बाहर ड्राई हो रहे हैं, बाल्टी भी कम भरा है। ऐसे ही बाल्टी कम भरा है तो कार्डियक आउटपुट भी बहुत कम है। तो हमें ये करना चाहिए कि इस स्टेनोसिस को निकालना है। तो स्टेनोसिस को निकालने के लिए बहुत सारे ड्रग्स है, जैसे वैसोडाइलेटर्स है, और वैसोडाइलेटर्स हम लोग एंटी थ्रोम्बोलाइटिक्स है उनके साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि ये तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें एक क्लॉट भी फॉर्म हो सकता है, तो एक क्लॉट को थ्रोम्बस बोलते हैं। और इस क्लॉट की वजह से और भी थोड़ा सिचुएशन वर्स होता जाता है। तो इसको हम ऐसा मदद देंगे कि वैसोडाइलेटर्स के साथ साथ थ्रोम्बोलाइटिक्स भी देंगे और एंटीप्लेटलेट ड्रग्स भी देंगे और एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स भी देंगे। तो फिर ये स्टेनोसिस जो है अच्छा सा हो जाएगा। जब हम ये टैप का प्रेशर थोड़ा कम करेंगे और इस स्टेनोसिस को भी थोड़ा थोड़ा, मतलब रस्सी को भी एकदम नहीं निकालते, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 ऐसे निकालेंगे, तो फिर क्या हो जाता है, इसका आउटपुट नॉर्मल बन जाता है और ऊपर का प्रेशर भी नहीं होता। ठीक है, ये नैरोइंग डाउन जो है अभी इतना ज़्यादा नहीं जितना पहले था। तो इसलिए क्या होता है, बाल्टी और थोड़ा भरता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहले तरफ पूरा नहीं भरेगा, लेकिन धीरे धीरे भरेगा, क्योंकि कार्डियक डिमांड जो है वो सप्लाई के हिसाब से नहीं है। मतलब इनपुट और आउटपुट को हम जब इक्विलिब्रियम में डालेंगे, तब मतलब सप्लाई और डिमांड के रेशियो जब हम अच्छा से मेंटेन करेंगे, तभी तो इन दोनों का रेशियो अच्छा से होगा। तो ये है एंजिना पेक्टोरिस। और एंजिना पेक्टोरिस का नॉर्मल हार्ट में कैसा इसका करोनरी आर्टरी अच्छा से होता है और नैरो डाउन करोनरी आर्टरी में कैसा होता है। और एंजिना पेक्टोरिस में और एक स्लाइड है जो एक्सप्लेन करता है दो टाइप्स ऑफ एंजिना पेक्टोरिस। तो ये दो टाइप्स ऑफ एंजिना पेक्टोरिस जैसे मैंने पहले बताया, एक तो है स्टेबल एंजिना और दूसरा है अनस्टेबल एंजिना। ये स्टेबल एंजिना का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, दूसरा है अनस्टेबल एंजिना का, दैट इज प्लैक रप्चर का पिक्चर है। तो यहाँ भी हार्ट है, यहाँ भी हार्ट है, और यहाँ जो हार्ट आर्टरी का क्रॉस सेक्शन है इसको एनलार्ज कर दिया था और यहाँ भी एनलार्ज कर दिया गया था। तो पहले हम ये देखते हैं कि स्टेबल एंजिना में क्या हो रहा है। स्टेबल एंजिना में जैसे हमने एंजिना पेक्टोरिस में डिस्कस किया, एक प्लैक फॉर्म हो जाता है और इस प्लैक की वजह से, दैट मीन्स ये फैट डिपॉजिट की वजह से ऐसा ये स्टेनोसिस हो गया और फिर थोड़ा सा ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया क्योंकि प्रेशर बढ़ गया पहले से, और फिर बाद में लास्ट में जो हार्ट को जितना ऑक्सीजन और जितना ब्लड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये है। इसको हम रिवर्सिबल एंजिना भी बोलते हैं स्टेबल एंजिना को, क्योंकि जब हम मेडिसिन यूज़ करेंगे अच्छे से, फिर ये
रिवर्स हो जाता है, मतलब नॉर्मल आर्टरी बन सकता है। और फिर हार्ट के डिमांड के हिसाब से सप्लाई भी होगा ब्लड और ऑक्सीजन का। तो इसलिए स्टेबल एंजिना रिवर्सिबल एंजिना है, ये तो एक अच्छा एंजिना है। और दूसरा वाला देखिए, ये अनस्टेबल एंजिना है, ये बहुत बुरा है। और ये अनस्टेबल एंजिना में हो जाता है प्लैक रप्चर, मतलब प्लैक ऐसा फॉर्म हो गया, फैट डिपॉजिट वो जैसे के वैसे नहीं रखता, वो और ज़्यादा मतलब वर्स होके ऐसा हो जाता है, प्लैक रप्चर होता है। अगर ये प्लैक सिर्फ फैट डिपॉजिट है तो ठीक है, फैट डिपॉजिट पूरा आ जाता है और फिर ऐसा थोड़ा मतलब आदमी को ऐसा लगता है कि फटीगू ज़्यादा है और उनको ऐसा लगता है कि टायर्डनेस ज़्यादा आ जाता है, कुछ भी काम करे या फिर 2 स्टेप्स इधर से उधर गए या फिर माइल्ड एक्सरसाइज करे तो उनको ऐसा लगता है कि हमने बहुत काम कर दिया और हमें देखो ऐसा स्वेटिंग आ रहा है, ऐसा हो जाता है। और इस अनस्टेबल एंजिना में दूसरी बात ये है कि क्लॉट फॉर्म हो सकता है। ये देखिए, ये है क्लॉट फॉर्मेशन और थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो 1+1 ऑफर है इसमें। तो एक तो प्लैक है और वो भी रप्चर हो गया, दूसरा है क्लॉट फॉर्मेशन। तो इससे और बदनसीब और कोई नहीं हो सकता। तो ये प्रोग्रेसिव एंजिना है क्योंकि ये प्रोग्रेसिवली हार्ट मसल को डैमेज करता जाता है और ये रिवर्सिबल नहीं है क्योंकि इसको बस हम ट्रीटमेंट के साथ साथ थोड़ा कुछ रिड्यूस करके जो ऑलरेडी मसल टिश्यू डेथ हो गया उनको तो हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन जो बचा है मसल टिश्यू उसको तो हम अच्छा से हेल्दी रख सकते हैं, इसीलिए प्रोग्रेसिव एंजिना बोलते हैं। और अगर इसको हमने ठीक से पहचाना नहीं और ठीक से मेडिकेशन यूज़ नहीं किया तो फिर दैट कुड लीड टू द मैसिव हार्ट अटैक। तो इसमें पर्सन की मृत्यु भी हो सकता है। तो इसलिए एंजिना पेक्टोरिस एक ऐसा डिसीज़ है तो जो लगता है कि सिर्फ चेस्ट पेन है, लेकिन अगर ये चेस्ट पेन नॉर्मल है, स्टेबल एंजिना है एंड दैट इज नॉट इन्वॉल्व विथ एनी अदर रिस्क फैक्टर्स, देन दैट इज फाइन। इफ इट इज हैविंग एनी अदर रिस्क फैक्टर्स एंड दैट इज ऑल्सो एन अनस्टेबल एंजिना, देन सोचो समझो कि वो आदमी मर गया अगर अच्छा से डायग्नोज नहीं किया। तो इसलिए एंजिना पेक्टोरिस के बारे में हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पता कर लेना चाहिए और सबको हमें इनकी चेतावनी देना चाहिए ताकि जो अनपढ़ है या पढ़े लिख के भी उनको इतना नॉलेज नहीं है कि एंजिना पेक्टोरिस के बारे में, उन सबको बता देना चाहिए कि ये क्या होता है, कैसे कॉज करता है और सिम्टम्स क्या है, इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, बाद में ट्रीटमेंट कैसा हो सकता है। ठीक है, एक फार्मासिस्ट होने के नाते हम सब लोगों को ये सब एक्सप्लेन करना है कि एंजिना पेक्टोरिस कैसे आता है, क्यों आता है, कैसे इसको ट्रीट कर दिया जाए। ठीक है, तो आज हमने इस 5-6 स्लाइड से ये सीखा है कि एंजिना पेक्टोरिस कैसे आता है, कितने तरह तरह के हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या है और इसमें कहाँ हमें घबराना है, कहाँ घबराना नहीं है। तो इन ब्रीफ पॉइंट्स के बारे में हमने इस इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। तो बाद में हम जाएंगे एंजिना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स जो है, एंटी एंजिनल ड्रग्स जो होते हैं वो वासोडाइलेटर्स है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। तो वासोडाइलेटर्स के इंट्रोडक्शन में हम अगला लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।